सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी मेजर करनी है। If the distance between them is 1 into 10 is power minus 12 मीटर और दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस दे दी है। So by using Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 by R square, ये भी मैंने आपको समझा दिया, सारा वैल्यूज आप पुट करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जी सेकंड ट्रायंगल की स्टेटमेंट पे जाते हैं। बुक पे देखें आप सब स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखिए ये हमारे पास तीन चार्जेस हैं Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 -3 माइक्रोकूलम एंड Q3 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल पे इनको हमने प्लेस कर दिया। अच्छा एक बात आपने समझनी है, यहाँ पे Q2 को हमने क्यों नहीं लिखा -3 माइक्रोकूलम। अगर आप लिख देते हैं तब भी ठीक है, लेकिन क्योंकि जब हम आगे फार्मूलाज में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये कूलम लॉ में जब इसकी वैल्यू पुट की जाती है तब कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं पुट की जाती है, हमेशा यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। अगर आप कूलम लॉ की स्टेटमेंट देखें तो कूलम लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges। तो ये Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड होता है। तो Q2 की वैल्यू बुक में हमें तो -3 कूलम गिवन है माइक्रोकूलम, बट यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं लगा रहे क्योंकि जब हमने इसको कूलम लॉ में यूज करना है we will only consider its magnitude। और जब मैग्नीट्यूड की बात की जाती है द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी किसी वैल्यू का नेगेटिव नहीं हो सकता। सो Q2 हम यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम लिख लेंगे and Q3 हमारे पास है that is 4 microcoulomb। all of them are placed at the vertices of equilateral triangle। equilateral triangle में हमारे पास जो एंगल है 60 डिग्रीज है और ये जो साइड्स है हमारे पास ये R1 R2 R3 हमने लिए। स्टेटमेंट आगे देखते हैं of an equilateral triangle of sides 10 cm। ये देखिए इन्होंने हमें साइड्स की भी वैल्यू दे दी, ये भी 10 cm, this is also 10 cm, this is also 10 cm। R1 is equal to R2 is equal to R is equal to 10 centimeter, that is equal to 0.1 meter। अच्छा आगे देखिए जरा स्टेटमेंट, what is the magnitude of resultant force acting on 4 microcoulomb charge। 4 microcoulomb charge कौन सा Q3, हमने इसके ऊपर resultant force बतानी है। अब देखें इसके ऊपर फोर्स दो चार्जेस की वजह से एक्ट होगी, एक Q1 की वजह से एक Q2 की वजह से। तो जो Q1 की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो Q2 की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको हम F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी रिजल्टेंट निकाला जाता है तो वो इस फार्मूला से निकाला जाता है F is equal to √F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos थीटा। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 की एक एग्जांपल थी, वहां पे आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी। इस इक्वेशन को हम कब यूज करते हैं, जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें और वहां पे रिजल्टेंट फोर्स डिटरमिन करें। तो यहाँ पे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स को डिटरमिन करना है, तो हम इस फार्मूला से डिटरमिन करेंगे। कहाँ आपने पढ़ी थी ये इक्वेशन, फर्स्ट ईयर में जो एग्जांपल आप लोग पढ़ते, फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में एग्जांपल थी ये 2.2 या 2.3 थी, वहां पे हमने ये इक्वेशन डिराइव की जी। तो सबसे पहले हम F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 हमारे पास कौन सी फोर्स है, दैट इज एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 और Q3, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q3 बाय R1 स्क्वायर। R1 हमने कहा है दोनों साइड्स के इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होंगी और एंगल जो है सब वो 60 डिग्री के इक्वल होंगे। अच्छा तो ये देखें हमने Q1 की वैल्यू पुट की, फिर हमने Q3 की वैल्यू पुट की। Q1 की वैल्यू थी 2 माइक्रोकूलम, Q3 की वैल्यू थी 4 माइक्रोकूलम, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब R1 देखें, डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमारे पास तो जो डिस्टेंस के ऐसा यूनिट है वो मीटर है, तो हमने सेंटीमीटर को चेंज कर लिया मीटर में, तो ये हमारे पास आ गया 0.1 का स्केल।
Q1 Q2 की हमने वैल्यू पुट की, K की वैल्यू हमने पुट की, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू F1 की आएगी 7.2 न्यूटन। ये आपने खुद ग्राफ में कर लेना है सॉल्व। अच्छा अब देखें F2 की वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं। F2 हमारे पास ये वाला चार्ज है। F2 जो F2 जो है वो हम कहते हैं that is the force exerted by charge Q2 on Q3. So F2 will be equal to K Q2 Q3 divided by R2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है R1 R2 या आप ये वाली साइड लें, तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल ही होगी बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो F2 is equal to K Q2 Q3 divided by R2 का स्क्वायर। ये आप सिंपल R ले रहे हैं। ये हमने जब तमाम वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब देखें जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिटरमिन किया जाता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वो किसके इक्वल होगा, F is equal to under root F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos थीटा। या एक इसके अलावा मेथड आप ये भी कर सकते हैं, एक और भी मेथड है इसका, वो मैं सॉल्व करके वो आप सबसे डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल ये वाला मेथड आपसे डिस्कस किया गया है। ये हम लोग इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे और वहां पे हम रिजल्टेंट फोर्स को डिटरमिन करेंगे। हाँ जी कर देंगे शेयर। तो देखिए F1 की वैल्यू हमने डिटरमिन की 7.2 न्यूटन, F2 की वैल्यू हमने डिटरमिन की 10.2 न्यूटन, 2F1 F2 ये हमने वैल्यूज पुट की इनटू cos थीटा। थीटा आप देखिए हमें पता है दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर साइड के दरमियान जो एंगल होता है इट इज 60 डिग्री, तो हमने पुट किया cos 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी दैट इज एक्टिंग ऑन द चार्ज Q3, the magnitude of the resultant force acting on the charge Q3। सर ये कैसे आई हैं वैल्यूज, ये हमें K की वैल्यू कैसे पता लगी? जी दयान क्या क्वेश्चन है आपका? सर हमें कैसे पता लगे रिजल्टेंट कहाँ से किस डायरेक्शन में? दयान आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप ऐसे करो टाइप कर दो क्योंकि आपकी समझ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन हो रही। सर मैं कह रहा हूँ कि एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ये न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहे हैं a charge q is placed at the center of the line joining the two charges। ये देखिए एक चार्ज q है, उसको हमने सेंटर में प्लेस किया है ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये लाइन है जो दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही थी, एक का नाम हमने Q1 रख दिया, एक का नाम हमने Q2 रख दिया, और ये उनके सेंटर में हमने एक चार्ज q को प्लेस कर दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q, देखें दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमें दे दिया, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, q के इक्वल है। Q1 इज आल्सो इक्वल टू q, Q2 इज आल्सो इक्वल टू q, मतलब q कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 कूलम, 4 कूलम, 50 कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम, इस तरह कोई भी हमारे पास वैल्यू हो सकती है। तो Q1 और Q2 सिंपल सी बात है कि दोनों तरफ जो चार्जेस हैं उनकी अमाउंट जो है वो सेम है। कहते हैं द प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस will be in equilibrium if q is equal to minus q divided by 4। कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ तभी इक्विलिब्रियम में होंगे जब ये जो सेंटर वाला चार्ज है इसकी वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 के इक्वल। तो अब हमने ये बात प्रूव करनी है। अच्छा अब इसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा हमने एक मेथड में आपको पहले समझाता हूँ। देखें जरा ये वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, हमने प्रूव क्या करना है, क्यू नॉट किसके इक्वल है, माइनस क्यू बाय 4 के इक्वल। इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो चार्ज है ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम हो तब जाके ये वाला जो चार्ज है या ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, देखें ये वाला जो चार्ज है इट विल अट्रैक्ट दिस चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ, दिस चार्ज विल आल्सो अट्रैक्ट दिस चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ। दोनों इसको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं।
बट दोनों की फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब दोनों की फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फोर्स डिटरमिन करेंगे अप्लाइड बाय दिस चार्ज on this charge q naught, then we will determine the force applied by this charge on this charge q naught। और अगर हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि क्या कहा गया कि q naught माइनस q by 4 के इक्वल हो तभी जाके ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम कहते हैं अगर q naught माइनस q by 4 के इक्वल हो तो हम देखेंगे अगर इसकी फोर्स और इसकी फोर्स इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। कब वो इफेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, जब q naught की वैल्यू माइनस q by 4 के इक्वल, तो हम कहेंगे कि हमारे पास तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। अभी जरा सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो हमने क्या कहा है, चार्जेस कब इक्विलिब्रियम में होंगे, जब हमारे पास इस चार्ज की फोर्स F1 और इस चार्ज की फोर्स F2 एक दूसरे के इक्वल हो और डायरेक्शंस अपोजिट हो। डायरेक्शंस तो अपोजिट है, वो हमें फिगर से ही क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम F1 डिटरमिन करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, k q1 q naught by r1 स्क्वायर। q1 की वैल्यू हमें प्लस q गिवन है, q naught की वैल्यू हमने क्या लेनी है, माइनस q by 4। यही हमने प्रूव करना है कि अगर माइनस q by 4 हो तभी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो q2 की q naught की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस q by 4, क्योंकि यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो मैंने आपको अभी बताया कि कूलम लॉ में जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है चार्ज का, कभी भी उसमें नेगेटिव साइन हम नहीं पुट करते। अभी देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है कूलम लॉ की। Coulomb law states that the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges. So we will only consider the magnitude of the charge q1 and q naught। तो q naught का magnitude, वैसे तो हमें q naught की वैल्यू गिवन है माइनस q by 4, लेकिन जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे so we will only consider its magnitude। तो q naught की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस q by 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, k की उसके हो जाएगा इंटू 4 इंटू, अब देखें ये टोटल डिस्टेंस जो है ये हमने r कंसीडर किया हुआ है। ये जो चार्ज है दैट इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू चार्जेस, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, r by 2 होगा, तो ये r by 2 का स्क्वायर होगा। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज रिप्रेजेंटेड बाय r, और ये जो चार्ज है इट इज प्लेस्ड इन द सेंटर, तो इस चार्ज का इस चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो r by 2 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा F1 = k q² by r²। अब F2 की वैल्यू डिटरमिन करते हैं कि जो ये चार्ज है ये इसको कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो F2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, k q naught q2 by r2 का स्क्वायर। अगेन देखें q2 जो है दैट इज इक्वल टू q naught किसके इक्वल है, माइनस q by 4 के इक्वल है, बट एज वी ओनली कंसीडर द मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस q by 4 आ जाएगा। नेक्स्ट R2 हमने डिस्टेंस लिया है बिटवीन द चार्ज q naught एंड q2, क्योंकि R2 हमारे पास सिंपली क्या टोटल डिस्टेंस का हाफ है, r by 2 के इक्वल है, तो r by 2 हमने पुट कर दी। इसको भी हमने सॉल्व किया तो F2 हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब अगर आप देखें तो F1 फोर्स एंड F2 फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑल्दो F2 इज डायरेक्टेड फ्रॉम q2 टू q1, ये F1 जो है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि जो F2 है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम q2 टू q naught टू q2। ये देखें F2 is the force of attraction between q naught and q2 and it is directed from q naught to q2। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगी और ये सेंटर वाला चार्ज हमारे पास इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में कब आया है, जब हमने q naught की वैल्यू माइनस q by 4 पुट की है। सो दिस मीन दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q naught is equal to minus q by 4। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमने प्रूव करना था। कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमने पहले जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फोर्थ और उसके आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उनकी तरफ जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 को हम एक बार दोबारा से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को जरा एक बार दोबारा से देख लें, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। एक दफा दोबारा जरा हम स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को भी एक बार दोबारा से देखेंगे। कहते हैं अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये दो चार्जेस हैं जिनको एक स्ट्रेट लाइन जॉइन कर रही है
और उनके बीच में हमने एक चार्ज Q नॉट को प्लेस किया है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, और जो दोनों चार्जेस जिनको एक स्ट्रेट लाइन ने ज्वाइन किया उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल Q। कैपिटल Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन बस सिंपली हमें बुक वालों ने हमें कहा गया क्वेश्चन में दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q1 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q2 आर सेम, और हमने उनके सेंटर में एक चार्ज प्लेस किया Q नॉट। अब वो ये कहते हैं that the prove that the system of three charges will be in equilibrium, कहते हैं ये तीनों चार्जेस सिर्फ और सिर्फ तभी इक्विलिब्रियम में होंगे if the value of Q naught is equal to minus Q by 4. This is what we have to prove, that if Q naught is equal to minus Q by 4, then all of these charges will be in equilibrium. तो देखिए हमने पढ़ा था for a body to satisfy the condition of equilibrium, sum of all the forces must be equal to 0. यहाँ पे देखें टॉर्क तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, so we will only consider the first condition. अब यहाँ पे देखें दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन Q नॉट, सेकंड फोर्स इज द चार्ज एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q नॉट। ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q1, वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स Q2। बोथ द फोर्सेस हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखें क्या अपोजिट है, वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड Q1, अदर वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड Q2, and if both the forces have same magnitude then they will cancel the effect of each other। लेकिन डायरेक्शन तो दोनों की है ही सेम, सॉरी डायरेक्शन तो दोनों की है ही अपोजिट, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा they will cancel the effect of each other, तो तब हमारे पास क्या होगा, this charge Q naught will remain at equilibrium। तो हम कहते हैं कि हम जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है हम इसी को लेके चलते हैं, और हम कहते हैं कि हम खुद से ये सपोज कर हमें क्योंकि बुक वालों ने कहा है कि इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब Q नॉट इक्वल टू माइनस Q बाय 4 हो, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम Q नॉट इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4 कंसीडर करते हैं। ये वैल्यूज पुट करके हम देखते हैं, अगर तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब है कि जो बुक वालों ने कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन बिल्कुल ठीक है, वो जो भी बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, उनकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन करते हैं बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q नॉट। लेट F1 बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q नॉट। F1 इज इक्वल टू K Q1 Q नॉट बाय R1 स्क्वायर। अब R1 हमारे पास क्या है, देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज R। R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q नॉट। जो R1 है ये क्या होगा, दिस विल बी हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज R, उसका हाफ क्या हो गया, R बाय 2 हो गया। ये आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो ये R स्क्वायर बाय 4 हो गया। K Q1 की वैल्यू है कैपिटल Q, Q नॉट की वैल्यू है माइनस Q बाय 4, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस का साइन पुट नहीं करना। क्यों नहीं हमने पुट करना, कूलम लॉ की स्टेटमेंट याद करें। कूलम लॉ में हम कहते थे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। So this is the product of magnitude of charges. When we consider the magnitude, we don't consider तब हम लोग नेगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं करते, तो तमाम वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव ही होती हैं। तो जब आप Q नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसको माइनस Q बाय 4 नहीं पुट करेंगे, आप इसको पुट करेंगे प्लस Q बाय 4, बिकॉज वी आर ओनली कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड। तो ये Q बाय 4 हमने पुट कर दिया, 4 and 4 कैंसिल आउट हो गया, हम Q into Q स्क्वायर हो गया। So F1 is equal to K Q1 square by R1 square by R square। अब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन करते हैं बिटवीन दिस चार्ज Q2 एंड Q नॉट। तो अब देखें F2 that is equal to K Q नॉट Q2 by R2 square। Q नॉट की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू क्या है, Q by 4, ये Q by 4 हमने पुट कर। R2 की वैल्यू क्या है, that is equal to half of the total distance। देखिए जो हमने चार्ज Q नॉट को प्लेस किया है वो हमने कहाँ प्लेस किया है, at the center of the line joining the two charges, and R is the length of the total line, R is the total length of the line। तो क्योंकि Q नॉट को हमने सेंटर में प्लेस किया है तो R2 क्या है, दोनों उस लाइन का हाफ हो गया, R by 2। ये हमने वैल्यू पुट की, R square by 4, 4 and 4 कैंसिल आउट हो गया, F2 is equal to K Q square by R square। अब देखें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे एंड हेंस द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कंडीशन लेके चले थे, हम कंडीशन ये लेके चले थे Q नॉट इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब सेटिस्फाई हुई है, व्हेन वी हैव पुट वैल्यू ऑफ Q नॉट इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4।
So the system will be in equilibrium when Q naught will be equal to minus Q, when Q naught is equal to minus Q by 4. This is the, ये हमारे पास solution था सर. How do we know if in Q is equal to minus Q by 4 the negative sign indicated opposite direction of attraction? देखें हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस करते ही अट्रैक्ट है. ये जो बेसिकली हमें वैल्यूज दी होती है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये Q1 इज इक्वल टू प्लस Q में दिया हुआ है. तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया एंड Q नॉट की वैल्यू हमें कहा गया माइनस Q by 4, मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज कहा गया. ये जब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं वहां पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं. लेकिन इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो हमें पता चलता है बाय नेचर ऑफ द चार्ज. तो नेचर ऑफ चार्ज हमें देखें गिवन थी कि Q1 की वैल्यू Q1 किसके इक्वल है, Q के इक्वल है. अगर तो कोई साइन नहीं है इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि वी विल कंसीडर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. और Q नॉट की वैल्यू क्योंकि वहां पे हमें नेगेटिव साइन गिवन था तो हमें पता चल गया नाउ इट इज अ नेगेटिव चार्ज. तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि इन दो के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगी. नेचर ऑफ चार्ज हम देखते हैं, नेचर ऑफ चार्ज से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन. सर आराम से पढ़ा दे, इसमें समझ नहीं आ रही. अच्छा अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, उसको हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 2 ये कहता है कि we have 3 charges Q1, Q2 and Q3 and they are placed at the vertices of an equilateral triangle with what side 10 cm. हमारे पास 3 चार्जेस हैं जिसमें Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम, ये -3 हमें गिवन है. लेकिन क्योंकि हम अब यहाँ पे बेशक नेगेटिव का साइन पुट कर लें लेकिन क्योंकि आगे हमने कूलम लॉ ही लगाना था, कूलम लॉ में वी ओनली कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो हमें नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा तो Q2 की वैल्यू क्या है 3 माइक्रोकूलम एंड Q3 की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोकूलम. दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दी जिसमें हमारे पास Q1, Q2 एंड Q3 है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो जितनी भी साइड्स हैं उन पे जो एंगल्स बनते हैं वो 60 डिग्री होते हैं और तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है. दिस मींस कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है और वो लेंथ किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो हमने उसको मीटर में चेंज कर दिया. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू डिटरमिन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q3. इस पे हमने फोर्स की वैल्यू डिटरमिन करनी है. तो देखिए इस चार्ज के ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. वन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 और Q3 and second one is the force exerted by charge Q2 on Q3. तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है चार्ज Q1 on Q3 उसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 on Q3 उसको हम Q2 से रिप्रेजेंट F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी आप रिजल्टेंट फोर्स डिटरमिन करते थे तो वो हम ऐसे डिटरमिन करते थे, F is equal to √F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos थीटा. ये आपने चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर में एक एग्जांपल थी, वहां पे आपने ये इक्वेशन डिराइव की थी. बाद में बल्कि एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, वहां पर भी ये इक्वेशन डिराइव की गई. तो ये अब उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करने वाले हैं. एक और मेथड भी है इसके अलावा, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा. अच्छा तो F1 क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 और Q3. वो किसके इक्वल होगी, K Q1 Q3 by R1 square. K Q1 Q3 by R1 square. What is the value of R1? 0.1. K 9 into 10 to the power plus 9. Q1 की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोकूलम, 2 into 10 to the power minus 6. Q3 की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोकूलम, 4 into 10 to the power minus 6. ये हमने सारी सॉल्व की तो F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7.2 न्यूटन. नाउ F2
F2 जो है फोर्स है बिटवीन Q2 एंड Q3, F इज इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर प्लस 9, Q2 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, Q3 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम एंड R2 10 सेंटीमीटर था, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी F2 की वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड जब हमने फाइंड आउट करना, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। F1 की वैल्यू है 7.2 न्यूटन, F2 की वैल्यू 10.8 न्यूटन, F1 F2 अगेन वैल्यूज पुट की cos थीटा। थीटा के हमारे पास साइड के दरमियान एंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो तमाम साइड में जो के दरमियान जो एंगल होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 4। अगेन स्टेटमेंट देखिए सब न्यूमेरिकल की। Two equal and opposite charges of magnitude 2 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed 15 centimeter apart। ये देखें, two equal and opposite charges, Q1 2 into 10 to the power minus 7, Q2 minus 2 into 10 to the power minus 7। इसको पॉजिटिव कंसिडर किया, इसको नेगेटिव कंसिडर किया। तो दो टू अपोजिट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और प्लेस 15 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों के दरमियान ये टोटल डिस्टेंस है, वो कितना है? 15 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.15 मीटर। आगे क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। इनके यहाँ की सेंटर में ना हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटरमिन करनी। अच्छा, ये हमने जरा क्यू नॉट के बीच में ड्रॉ किया, ये अगले पार्ट में पता चलेगा। व्हाट फोर्स वुड एक्ट ऑन अ प्रोटॉन? इनके सेंटर में एक प्रोटॉन को रख दिया, तो कहते हैं बताएं कि ये जो सेंटर में हमने प्रोटॉन प्लेस किया इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी एक्ट करेगी। सबसे पहले हमने क्या बताना है? एक तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के सेंटर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। एक चीज तो हमें क्लियर है कि सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी किसकी इक्वल? देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन इधर से आएंगी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन इधर से आएंगी, दोनों की फील्ड लाइन आपस में मर्ज कर दें। तो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की वजह से होगी और वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम क्या करते हैं? हम पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करते हैं, फिर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करते हैं। सेंटर में इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका सम हो रहा हो, तो दोनों का हम सम कर देंगे, वो यहाँ हमारे पास सेंटर में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे कि प्रोटॉन हमने एक प्लेस के सेंटर में, उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, वो फिर हम बाद में डिटरमिन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जी एसन पूछ रहे हैं अगर हम वर्टिसेस चेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ मर्जी उसको रखें, आपने बस फिर डायरेक्शन ले लेनी है F1 और F2 की उस तरफ। तो ये Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, R की वैल्यू, और ये R टोटल डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। R1 हमने डिस्टेंस लिया बिटवीन दीज टू चार्जेस, R2 हमने डिस्टेंस लिया बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो हम बाद में नेक्स्ट पार्ट में यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने क्या करना है? हमने सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करनी है। तो ये देखें, सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होगी? दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होगी। क्यों सम के इक्वल होगी? ये बात आपने याद रखनी है। देखें, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो इसकी फील्ड लाइन इधर से आएंगी, इसकी फील्ड लाइन इधर से आएंगी, दोनों की फील्ड लाइन आपस में मर्ज कर जाएंगी। तो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा, इन दोनों का यहाँ पर सम हो जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय चार्ज Q1, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय चार्ज Q2। तो E1 किसके इक्वल होगा? KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। क्योंकि देखें अगेन यहाँ पे आप Q1 और Q2 की जब वैल्यू पुट करेंगे, ऑल्दो Q1 इज पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे आपने नेगेटिव का साइन पुट नहीं करना।
मैं आपको ये बताता आ रहा हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की, वी ओनली कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। हम उस वक्त नेचर की बात नहीं कर रहे होते। नेचर हमें बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एड अप होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन जब हम इनको डिटरमिन करते हैं, ये जो फार्मूलाज अब इन पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाता है। देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, ये भी हमने कूलम लॉ को ही यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी। तो जब हमने कूलम लॉ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं। तो k q1 by r1 स्क्वायर आ गया। ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, जब पेपर में क्वेश्चन आता है q1 को तो पॉजिटिव रखते ही हैं, q2 को यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं, फिर बाद में सम करते हैं तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक नहीं आती। तो आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। नेगेटिव साइन इस बात की इंडिकेशन थी कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा, लेकिन यहाँ पे जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं जब भी हम इसको फार्मूला में अप्लाई करते हैं। इसकी रीजन क्या थी? जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, वो हमने ड्राइव की थी बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ में चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता था। तो यहाँ भी चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करेंगे। तो k q1 by r1 स्क्वायर, ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आएगा। ये खुद आपने करना है, प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। k q2 by r2 का स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स है, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आएगा। सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? दोनों के सम के इक्वल होगी, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमने क्या करना था? अब हमने डिटरमिन करना था कि जो सेंटर में हमने प्रोटॉन को प्लेस किया है, उसके ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी। अब देखें, दो तरह की फोर्सेस उस पर एग्जर्ट होंगी। ये प्रोटॉन है, चार्ज ऑन प्रोटॉन अब आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इट विल रिपेल दिस चार्ज। ये जो चार्ज है, इट इज नेगेटिव चार्ज, इट विल अट्रैक्ट दिस चार्ज। तो दोनों की जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है। ये इस पे फोर्स लगा रहा है कि उसकी तरफ जाए, वो इस पे फोर्स लगा रहा है कि उसकी तरफ आए। मतलब दोनों की जो फोर्स है, ये जो इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों की जो फोर्स है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में और हमें कहा जाए नेट फोर्स निकालें, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन करेंगे, दैट इज बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन डिटरमिन करेंगे, प्रोड्यूस बाय द चार्ज q1। फिर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन करेंगे, प्रोड्यूस बाय द चार्ज q2। और जो इसके ऊपर टोटल फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी? इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ये देखें जरा, लेट F1 बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्ज q1 एंड q0। तो F1 किसके इक्वल आ गया? k q0 q1 by r1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, दिस इज द आंसर। लेट F2 बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज q2 एंड q0। सो F2 is equal to k q2 q0 divided by r2 का स्क्वायर। अब देखें, r1 और r2 क्या थे? टोटल डिस्टेंस का हाफ है। टोटल डिस्टेंस क्या था? 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या होंगे? 7.5 सेंटीमीटर। ये हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे q1 एंड q0 ये तो थे ही पॉजिटिव, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। अब q2 तो फिर से नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्यों उसको पॉजिटिव पुट किया? मैं आपको भी बता चुका हूँ, इसलिए बार बार भी बता रहा हूँ कि आप पेपर में ये मिस्टेक ना करें। जब भी हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की, तो कूलम लॉ ये कहता था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये F1 आ गया, ये F2 आ गया। टोटल फोर्स किसकी इक्वल होगी? एज द बोथ द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। तो जब हम टोटल फोर्स निकालेंगे, दोनों सम हो जाएंगे, F1 प्लस F2। ये हमने वैल्यूज पुट की, दिस इज द टोटल फोर्स दैट विल एक्ट ऑन द चार्ज।
न्यूमेरिकल नंबर 5। स्टेटमेंट पे आ जाएं, बुक पे देखें सब। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस of 15 into 10 is power minus 10 coulomb and 13 into 10 is power minus 10 coulomb। दो में पॉजिटिव दिए हुए हैं, पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोज। ये देखें जरा, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनको 4 सेंटीमीटर ये हम करीब ले आए। ये अब इनकी नई पोजीशन। पहले इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो 12 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर इनको क्लोज ले। अब इनके दरमियान जो नया डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर। हमने बताना क्या है, हमने देखें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनको अगर एक दूसरे की तरफ लेके आना है, इस चार्ज को इसकी तरफ मूव करवाना है, इसका मतलब है आपको वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क आपको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। क्योंकि देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में थी, आपने वर्क किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ गया। तो कितना हमने वर्क किया पर यूनिट चार्ज टू मेक देम 4 सेंटीमीटर क्लोज। वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दैट वर्क। अच्छा, सबसे पहले हम पोटेंशियल मालूम करते हैं। V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2 बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, KQ डिवाइडेड बाय R, KQ1 डिवाइडेड बाय R1। तो Q1 की हमारे पास क्या वैल्यू है। अच्छा, अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि आपने चार्ज Q1 लेना है या Q2 लेना है। तो देखें, ये आपने याद ऐसे रखना है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे हम इस चार्ज की कंसीडर करेंगे Q1। देखिए हमने जो वर्क किया वो तो हम इस चार्ज पे कंसीडर कर रहे हैं ना। अगर आप याद करें जो आपने आर्टिकल पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसमें हम क्या करते थे, पॉइंट चार्ज था जिसकी फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाते थे। तो यहाँ पर ये एक हमारे पास सपोज कर लें कि ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज को हम इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कंसीडर करेंगे तो हम इस चार्ज का कंसीडर करेंगे, Q1 का कंसीडर करेंगे। तो KQ1 डिवाइडेड बाय R1 इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस। ये हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास V1 की ये वैल्यू आ गई। फिर हम कहते हैं V2 विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड C। अब नया पॉइंट जो है C है, तो A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो V2 किसके इक्वल होगा, KQ1 डिवाइडेड बाय R1। ये देखें KQ1 डिवाइडेड बाय, सॉरी अब डिस्टेंस को हमने R2 का नाम दिया, KQ1 डिवाइडेड बाय R2। तो V2 हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं दोनों के दरमियान। ऑब्वियसली पहले पोटेंशियल ज़्यादा डिस्टेंस था, तब जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू थी वो 112.5 थी। अब जब हमने उसके करीब ले आए तो जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वो इंक्रीज कर दी। तो ये हमारे पास नई पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई। जब हम चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्यों निकाला है चेंज इन पोटेंशियल, इसका मकसद यह था कि आप याद करें जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए हमने वर्क किस चार्ज के ऊपर किया, हमने वर्क किया ऑन द चार्ज Q2। तो जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तब आपने चार्ज Q2 कंसीडर करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं पेपर में, उनको तो क्लियर नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम इस चार्ज का कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इस चार्ज की एक फील्ड है ना Q1 की, जिसके अंदर इस चार्ज को मूव करवाया जा रहा है। आप सपोज करें ये पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। तो ये एक पॉइंट चार्ज है जिसमें इस टेस्ट चार्ज को लेके आया जा रहा है। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो तो ओवर द टेस्ट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कंसीडर किया वो तो, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर कर रहे हैं वो तो इस चार्ज ही कंसीडर कर रहे हैं। जो हम वर्क कर रहे हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q1 कर रहे हैं, और किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऑन द चार्ज Q2। तो जब आपने वर्क के फाड़ा आपने लगाना है तब आपने चार्ज Q2 कंसीडर करना है। ये देखें वर्क इज इक्वल टू Q2 इंटू डेल्टा V। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की कंसीडर कर रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चार्ज Q1 का ही कंसीडर करना है। न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई भी इससे पहले आपको कंफ्यूजन थी तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे।
न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट है a hollow sphere is charged to 14 microcoulomb. This is a hollow sphere जिसके ऊपर हमने चार्ज कितना दिया 14 माइक्रोकूलम 14 into 10 power minus 6 कूलम। कर देते हैं रिपीट। A hollow sphere is charged to 14 microcoulomb. Find the potential at its surface and inside the surface. सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मालूम करना है और इनसाइड द सरफेस जो है वो मालूम करना है पोटेंशियल। फिर क्या मालूम करना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस। फिर बताना है कि उससे एक डिस्टेंस लिया 0.2 मीटर का, ये पॉइंट है जहाँ पे डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमिन करना है। एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.3 मीटर, ये रेडियस 0.3 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0.5। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करते हैं पोटेंशियल एट द सरफेस। पोटेंशियल एट द सरफेस किसके इक्वल होगा? k/r, k/r। r क्या डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आ गया। जो पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर होगा वही पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर होगा, तो ये तो हमें डिटरमिन करने की जरूरत ही नहीं थी, ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हमने पोटेंशियल यहाँ पे डिटरमिन करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। तो यहाँ तक डिस्टेंस था 0.3 मीटर प्लस 0.2 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 0.5 मीटर। तो अब जो नया डिस्टेंस है ये r प्लस d, इसको हम r बार का नाम देते हैं, तो k/q डिवाइडेड बाय r आ गया। वैल्यूज हमने पुट की, ये हमारे पास नई पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ये तमाम फार्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं बुक में, तो ये आपने अगर अच्छे से रिवाइज किए हैं फिर तो आपको इजीली याद होंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 5 को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, अच्छे से इसको समझना है सबने। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू है 15 माइक्रोकूलम 15 into 10 power minus 10 कूलम, एक की वैल्यू है 13 into 10 power minus 10 कूलम। दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। फिर वो ये कहते हैं कि हम किसी एक चार्ज को मूव करवाना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हम ये जो चार्ज Q2 है हम इसको मूव करवाते हैं और इसको हम 4 सेंटीमीटर क्लोज ले आते हैं फर्स्ट चार्ज में। मतलब पहले डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, अब डिस्टेंस रह गया 8 सेंटीमीटर। तो कहते हैं आप देखो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर इसको उसके करीब लेके आ रहे हो तो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। कहते हैं बताओ भाई कितना इसके ऊपर वर्क किया, कितनी इसको एनर्जी डिलीवर की। अब देखें जरा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है? W/Q के इक्वल। वर्क किस पे किया? चार्ज Q2 पे किया, तो डेल्टा V किसके इक्वल आ गया? W/Q2 के इक्वल आ गया। लेकिन मसला ये है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखें, पहले जो यहाँ पे पोटेंशियल था A और B के दरमियान, इसको नाम दे देते हैं 1 का, और अब जो पोटेंशियल है A और C के दरमियान इसको नाम दे देते हैं V2 का। तो पहले V1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर V2 की वैल्यू निकालते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो V1 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं A और B के दरमियान। अब देखें किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज को मूव करवाया है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपने चार्ज को मूव करवाया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसी का ही कंसीडर किया जाता है। तो क्योंकि हमने चार्ज Q1 कंसीडर किया था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस चार्ज Q2 को मूव करवाया, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने चार्ज Q2 को मूव करवाया। तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करेंगे तो आप चार्ज Q1 का कंसीडर करेंगे। So let V1 be the electric potential between the point A and B. So V1 is equal to KQ1 by R1. इसमें हमने वैल्यूज पुट की, this is the value of V1. And let V2 be the potential difference between the point A and C. पहले क्या था? डिस्टेंस 0.12 मीटर था, 12 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस क्या होगा? 0.808 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट की, this is V2. तो चेंज इन पोटेंशियल किससे इक्वल आ गया? आप V2 को सब्ट्रैक्ट कर दें V1 से, तो ये हमारे पास नई वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की। ये इस फॉर्मूला में पुट की, क्योंकि जो वर्क हम कर रहे हैं इट इज डन ओवर द चार्ज Q2, तो वर्क हमारे पास किसके इक्वल आ गया? Q2 into डेल्टा V के इक्वल।
ये हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई। जी तो ये हमने फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। अगर इन न्यूमेरिकल में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी इशू है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू है तो आप हैंड रेज करें, आप क्वेश्चन टाइप करें। ये जो हमने फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज करें, आप क्वेश्चन टाइप करें। अच्छा सुहेब कह रहे हैं हाउ डू वी नो डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 एंड नॉट v1 माइनस v2। देखें आप जो है चार्जेस को करीब ला रहे हैं, ठीक है, आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, तो जितना आप ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं ना उतना आपका पोटेंशियल कम होता है, जितना आप कम डिस्टेंस पे आते जाते हैं उतना आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। और जब भी चेंज निकाला जाता है तो हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस कम था वो हमने उस वक्त वैल्यू v2 कंसिडर की थी, और जब डिस्टेंस ज़्यादा था उस वक्त हमने वैल्यू v1 कंसिडर की थी। ये ज़रा मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखिए ये v1 है, ये v2 है। देखें v2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो लार्ज वैल्यू आई है, तो v2 को सब्ट्रैक्ट किया v1 से। तो जब भी हम देखें, जब हम डेल्टा v आप लिखते होते थे, जो आपने बुक में पढ़ी थी डेरिवेशन, उसमें हम डेल्टा v लिखते थे। डेल्टा v किसके इक्वल होता था? va माइनस vb के, बिकॉज va जो था वो हायर पोटेंशियल पे था और vb जो था वो लोअर पोटेंशियल पे था, तो हमेशा हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल से सब्ट्रैक्ट किया जाए। जी फसी कह रहे हैं इसे रिपीट कर दें। जी रिपीट कर देते हैं। और किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, आप क्वेश्चन टाइप करें। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 6 हम जरा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है ओवर विच द, जिसके ऊपर हमने चार्ज किया है ओवर इट्स सरफेस, और चार्ज की वैल्यू है 14 माइक्रोकूलम। तो ये 14 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब हमने क्या डिटरमिन करना है? हमने पोटेंशियल डिटरमिन करना है एट इट्स सरफेस एंड इनसाइड द स्फीयर। तो पोटेंशियल एट द सरफेस हमारे पास किसके इक्वल होगा? के क्यू बाय आर। आर के डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, दिस इज 0.3 मीटर। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में वी हैव टू डिटरमिन द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द स्फीयर। So this is the point at a distance of 0.2 meter from the surface of sphere. So total distance from the center of sphere to this point is 0.5 meter. As this distance is 0.3 meter, the radius of sphere plus additional distance from the surface is 0.2 meter. So in दोनों का हम sum करते हैं, the total distance comes out to be 0.5 meter. Electric potential at the surface is k q by r. ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं पहले, वैल्यूज पुट की, this is the answer. जितना सरफेस पे उतना ही इनसाइड द स्फीयर। एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर जब हम लेंगे, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होकर 0.5 मीटर आ गई। तो वैल्यूज पुट की हमारे पास आंसर आ जी। और किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ये जो 6 हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड, तो आप हैंड रेज करें, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं।
हाँ जी, इंटरनेट इशू था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा भाई, ये जो हमने 6 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करें, फिर हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तरफ हम मूव करते हैं। जी उबैदुर रहमान आपके नए क्लास फेलो हैं। उबैदुर रहमान वेलकम। और आज फर्स्ट डे है उबैदुर रहमान का। तो हम अब जो नेक्स्ट जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तरफ मूव कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो अगेन मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7, बुक आप सबके पास होनी चाहिए। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ इसकी। इफ 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is -12 volt. कहते हैं हमारे पास टोटल वर्क की वैल्यू गिवन है, दैट इज 280 जूल, और ये वर्क हमने किस पे की है? इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज की में वैल्यू गिवन है 2 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज -12 वोल्ट। एक ऐसी जगह से हम इसको लेके आ रहे हैं जहां पोटेंशियल की क्या वैल्यू है? -12 वोल्ट है। टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V। अब देखें, एक जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? V है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है दिस इज द लोअर पोटेंशियल, दिस इज द हायर पोटेंशियल। हम क्या कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं ऑफ द चार्ज टू मूव इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। या देखें, अगर आपको ये क्लियर नहीं होता कि इसमें ये लोअर पोटेंशियल है या ये हायर पोटेंशियल है, तो आपको यहां से भी समझ आ जानी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं? वर्क इज डन ऑन द चार्ज। और देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क कब करना पड़ता है? जब हम उसको मूव करवाते हैं फ्रॉम लो टू द हायर पोटेंशियल, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज यूटिलाइजेस इट्स ओन एनर्जी टू मूव फ्रॉम हायर टू द लोअर पोटेंशियल। बट इफ वी वांट टू मूव इट फ्रॉम लो टू द हायर पोटेंशियल, वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू डिलीवर सम एनर्जी टू इट। तो हमें जैसे स्टेटमेंट में गिवन था, इफ 280 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड 2 कूलम, या हमें सिंपली गिवन है 2 कूलम, तो हमें ऑलरेडी बुक में बता दिया गया है कि पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो वर्क कितना है? 280 जूल है। तो अंडरस्टूड था कि हम उसे लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं। सो -12 वोल्ट इज द पॉइंट विद द लोअर पोटेंशियल एंड V इज द पॉइंट विद द हायर पोटेंशियल। अब हमने डिटरमिन क्या करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V। वी हैव टू डिटरमिन दिस वैल्यू ऑफ V। अब देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा? हमने क्या पढ़ते थे? VA माइनस VB। VA इज द पॉइंट विद द हायर पोटेंशियल, VB इज द पॉइंट विद द लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल की वैल्यू है V, लोअर पोटेंशियल की वैल्यू है -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V plus 12। So V plus 12 is equal to delta W by Q. Work done over the charge, it is 280 joule. Total charge, that is 2 coulomb. So 280 by 2. तो ये आ गया 140। 140 से आपने 12 को सेपरेट किया तो आपके पास आंसर आ गया 128। तो देखिए, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, that this point must be the point with the higher potential। तो जो हमारे पास आंसर है वहां पे हमने ये बात प्रूफ भी की, that V1 is the point with the lower potential, V2 is the point with the higher potential। तो एक तरह का हमें अंदाजा भी हो गया कि जो हमने सॉल्यूशन किया इट इज टोटली राइट। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 का सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल नंबर 7 को एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, इफ 280 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। वर्क हम कर रहे हैं ऑन द चार्ज,
and the magnitude of charge is 2 coulomb. From a place where the potential is minus 12 volt to another place where the potential is V. Work हमने करना over the charge to move it from a point where the potential is minus 12 volt to a point where the potential is V. अब हमें कैसे पता चलेगा कि minus 12 volt is the place with the lower potential and V is the point with the higher potential. तो देखिए क्वेश्चन से हमें समझ आएगी. क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है 280 जूल ऑफ वर्क इज डन ओवर द चार्ज. मतलब हम एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं टू द चार्ज एंड द चार्ज इज पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज कब एनर्जी गेन करता है? when we move it from lower potential to the higher potential. तो इसका मतलब है this charge will gain energy and when we will move it from the lower potential to the higher potential. तो हमें ये point understood हो गया कि V1 जो है this is the point with the lower potential and V2 is the point with the higher potential. As the charge Q that जिसकी value हमें 2 coulomb given है, it is gaining the energy, it is absorbing the energy. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट द फील्ड. चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 कूलम, यहां तो अंडरस्टूड था. वर्क की वैल्यू गिवन है 280 जूल, ये भी क्लियर है. बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए? वी हैव टू डिटरमाइन दिस वैल्यू ऑफ हायर पोटेंशियल. हमें V2 की वैल्यू चाहिए. बुक में आपको नहीं बताया गया दिस इज लोअर पोटेंशियल और दिस इज हायर पोटेंशियल. आपको इसमें कंफ्यूजन कब होगी? जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. वो इक्वल होता है हायर माइनस लोअर पोटेंशियल. तो आपने स्टेटमेंट को समझना है ताकि आपको क्लियर हो which is the point with the higher potential and which point is the point with the lower potential. So V1 is the point with the lower potential, V2 is the point with the higher potential. So change in potential difference that is equal to V2 minus V1. आप बुक पे देखें जब आप हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो डेल्टा V हमारे पास किसके इक्वल होता था? VA minus VB. VA is the point with the higher potential, VB is the point with the lower potential. तो हम हमेशा higher potential को lower potential से subtract करते थे. तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे. हम higher potential को lower potential से हम subtract करेंगे. तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया. हमने higher potential को lower potential से subtract कर दिया. तो V2 minus V1. V1 की वैल्यू minus 12 है तो V plus 12 होगा. So delta V is equal to delta W by Q. Delta V is equal to V plus 12 is 280 divided by 2, 140. So V is equal to 140 minus 12 that is equal to 128 volt. तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ गया, जो हायर पोटेंशियल है that is equal to 128 volt. जी रिपीट कर देते हैं 7 को. स्टेटमेंट देखें. स्टेटमेंट में है if 280 joule work is done on a charge 2 coulomb, move it from a point where potential is minus 2 volt to a point where potential is V. फिर कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V. So the work done over the charge, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 280 जूल. और चार्ज हमारे पास कितना है? 2 कूलम. और लोड चलिए अभी इसमें सलमान बच्चे अपना माइक म्यूट रखें. जी तो हमने चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज माइनस 12 वोल्ट टू अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हायर पोटेंशियल है कौन सा लोअर पोटेंशियल है? तो देखिए हमें स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है. स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द वर्क इज डन ओवर द चार्ज. जब भी वर्क कब किया जाता है ओवर द पॉजिटिव चार्ज? व्हेन इट मूव फ्रॉम लोअर टू द हायर पोटेंशियल. वो सिर्फ और सिर्फ तभी वर्क गेन करता है, तभी वो एनर्जी को गेन करता है जब हम उसे अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं. अगेंस्ट द फील्ड क्या होता है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल. तो इसका मतलब है दिस V इज द हायर पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा W by Q. एंड डेल्टा V हमारे पास किसके इक्वल आ गया? V2 minus V1.
1 के इक्वल आ गया। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल की वैल्यू है -12 वोल्ट, तो ये V+12 आ गया। सो V+12 इज इक्वल टू डेल्टा W बाय Q। वैल्यूज हमने पुट की तो V कम्स आउट टू बी 128 जी। ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट है, बुक पे ध्यान देंगे सब और स्टेटमेंट देखें। न्यूमेरिकल नंबर 8, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ सिल्वर न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमिन करनी है, कहां पे डिटरमिन करनी है? एट द सरफेस ऑफ सिल्वर न्यूक्लियस। ये V की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है। हैविंग रेडियस 3.4 × 10⁻14 मीटर। अब हमें डिस्टेंस दे दी है फ्रॉम द सेंटर। रेडियस उसका किसके इक्वल है? 3.4 × 10⁻14 मीटर। द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47। एटॉमिक नंबर भी हमें उसका दिया, उसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं? 47। तो इसका मतलब है उन्होंने हमें सिंपली टोटल चार्ज भी बता दिया है कि सिल्वर के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है। देखिए उस पर 47 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सॉरी प्रोटॉन मौजूद हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 47 है, 47 × 1.6 × 10⁻19, या प्रोटॉन ले लें जिस तरह आपका दिल करता है, मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया ओवर द सिल्वर न्यूक्लियस। कैलकुलेट हमने क्या करना था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? K/Q/R। टोटल हमें चार्ज गिवन है ओवर द सिल्वर न्यूक्लियाई। वैल्यू ऑफ K, इट इज कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻9। और डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम, उसका रेडियस कितना है सिल्वर न्यूक्लियाई का? 3.4 × 10⁻14 मीटर। ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट की, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टेटमेंट देखें सब। The electric field at a point due to point charge is 26 न्यूटन पर कूलम। एक पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 26 न्यूटन पर कूलम। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। उसी ही पॉइंट के ऊपर, सेम पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखिए, और वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई है 13 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है चार्ज से। दोबारा से क्वेश्चन को समझें जरा। एक चार्ज है, उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है इट इज 26 न्यूटन पर कूलम, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई है इट इज 13 जूल पर कूलम। हमने क्या करना है? हमने उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द चार्ज। और सेकंड में क्या है? एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। और सेकेंडली हमने वैल्यू ऑफ Q, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिटरमिन करना है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, आर्टिकल हम पढ़ के आए हैं, वहां पे हमने पढ़ा था डेल्टा V इक्वल टू -E डेल्टा R। मैंने आपको पहले बताया था नेगेटिव साइन जो है उस वक्त, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात करते थे, हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे थे, इस वजह से हम नेगेटिव साइन को हमने वहां पे पुट किया। लेकिन जहां पे जब हम फार्मूलाज में इनको अप्लाई करते हैं तो हम सर ये कहां से आया? एक्सक्यूज मी सर, अच्छा, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जब हम इस फार्मूलाज की बात करते हैं, जब हम इनको सॉल्व करते हैं, तब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसीडर कर रहे होते हैं। तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। तो वहाँ पे तो क्योंकि हमने कंडीशन एक लगाई थी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे थे, तो नेगेटिव का साइन आया था हमारे पास। तो डेल्टा R इक्वल टू डेल्टा V बाय E हो। ये हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास डेल्टा R की वैल्यू आ गई 0.5।
ये देखें, यहां से भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप क्या निकाल रहे हैं, आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आ ही नहीं सकता कभी भी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के में वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू वो हमें पता है, डिस्टेंस हम डिटरमिन कर चुके हैं, क्यू की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है, तो क्यू को यही रखें, बाकी सबको डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, के मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू। तो ये था हमारे पास, हमने डिटरमिन क्या करना था, हमने डिटरमिन करना था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो दोनों वैल्यूज हमने डिटरमिन। जी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, क्वेश्चन टाइप करें। V इज इक्वल टू माइनस ई आर कैसे, जी ये आपको पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ये एक आर्टिकल है, पहले आपको पढ़ाया गया, वहां से ये फार्मूला डायरेक्टली यूज किया। जी ये फसी ने आपको पेज नंबर भी बता दिया, ध्यान वहां पे ये आर्टिकल आपको पहले पढ़ाया। जी और किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अरेज मैंने आपसे कहा था कि ये पिक्चर चेंज करें। जी और किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, क्वेश्चन टाइप करें। 9 न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं, इनमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं।